नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। आज से जो श्रृंखला जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है रीट के लिए प्रॉपरली, कि रीट में एसएसटी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपके, उन प्रत्येक टॉपिक का आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास भेजा जाएगा। आज जो पहला टेस्ट है हमारा वो हो चुका है और पहला टेस्ट हमारा किसका हुआ था? प्रस्तावना का। और इसका जो उद्देश्य है, जागृति परिवार ने आपके लिए जो नई सीरीज स्टार्ट की है, इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि कोरोना जैसी इस महामारी में आप घर से रहते हुए भी ऑफलाइन जैसी तैयारी कर सकें और किस तरीके से आपको अपना मूल्यांकन करना है ये आप समझ चुके होंगे। तो देखिए, इस टेस्ट का बस इतना सा उद्देश्य है कि आप लोग अपना स्वयं ही क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे, जिससे पता लग जाएगा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है और उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ पाए हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर क्या कर सकते हैं? एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और वो अपने आप को ग्रुप में शामिल करवाने के लिए भी बोल सकते हैं, जिससे कि जो रीट का प्रॉपर ग्रुप है आपको उसमें शामिल कर लिया जाएगा और समय समय पर जब भी आपके टेस्ट होंगे वो आपको उस ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसके अगले दिन उसकी क्या की जाएगी? आंसर की आपको विद वीडियो सॉल्यूशन के दी जाएगी, जिसका पहला चरण आपका आज से ही स्टार्ट हो रहा है। और पहले टॉपिक में हमने क्या लिया है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना से संबंधित आज तक चाहे यूपीएससी हो, आरएएस हो, जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं वहीं से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे आपका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? आपको पता लग जाएगा कि आप किस लेवल के धुरंधर हो। ठीक है। और जिन बच्चों के कम मार्क्स आए वो भी ना घबराएं। घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि अगर किसी ने अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर दिए तो उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपने अगर अच्छे तरीके से स्टडी नहीं की है, अच्छे तरीके से वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी ज़्यादा गलत होंगे। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय यही है साधारण सा, कि आप अच्छे से वीडियोज़ को देखें, समझें। अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमेशा आपके सामने जो ऑफिस का ऑफिशियल नंबर है वो शो होता रहता है, तो चाहे आप कॉल कीजिए या कॉल के माध्यम से नहीं तो आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो। जब वीडियोस देखते हो तो उसमें कमेंट करके भी आप अपने समाधान खोज सकते हो। ठीक है। तो आज का जो टेस्ट था उसमें 30 क्वेश्चन थे, उनको 3 सेटों में डिवाइड किया गया था 29 क्वेश्चन में। पहले सेट में थे आपके 10 क्वेश्चन, दूसरे सेट में 9 क्वेश्चन थे और तीसरे सेट में 10 क्वेश्चन। इसी तरह टोटल 29 क्वेश्चनों की सीरीज आपको आज प्रीएम्बल की दी गई थी और आज जो यहाँ पर उसका क्या कराया जाएगा? सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में पेपर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे लोगों के पास होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं? कुछ शब्द दे रखे हैं और शब्दों पर क्या करना है? विचार करना है। विचार क्या करना है कि अगर आपने प्रस्तावना को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें शब्दों का क्या क्रम है, अगर वो क्रम आपको याद हो जाएगा तो पहला क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या क्रम दिया था क्वेश्चन में। पहले दिया था आपका समाजवादी, दूसरा ऑप्शन था आपका प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी में था सार्वभौमिक, और ऑप्शन डी में था धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है? जब आप प्रस्तावना का पहला ही पैरा पढ़ोगे और उस पैरा में जो उसकी स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है। तो ये उसका क्या है? एक पहला पैरा है और उस पहले पैरा से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि प्रस्तावना में इन शब्दों को क्रम से लगाना है और इसके कुछ ऑप्शंस दिए थे आपको। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या क्या था आपका? सी, ए, डी और बी।
ऑप्शन बी में था आपका सी डी ए बी, ऑप्शन सी डी बी ए, और ऑप्शन डी में था आपका डी ए सी बी। अब देखिए, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से वो पहला पैरा पढ़ा है तो देखिए शब्द कहाँ से शुरू हो रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो देखिए सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, सार्वभौमिक का मतलब होता है कि यहाँ उसने क्या किया, इस शब्द को घुमा दिया है, बस इसको परिवर्तित करके संपूर्ण प्रभुता संपन्न की जगह पर क्या लिख दिया है, सार्वभौमिक शब्द को यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न की जगह पर क्या आ गया आपका, सार्वभौमिक आ गया। इसके बाद में क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो सी, उसके बाद में ए आ जाएगा। ठीक है, तो सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया यहाँ, सार्वभौमिक, और सार्वभौमिक के बाद में अगला शब्द क्या आ रहा है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सार्वभौमिक, उसके बाद में समाजवादी, उसके बाद में आपका धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। तो पहली जो पैरा है उसको अच्छे से अगर आपने याद कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था। उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, तो ये उसका पहला पैरा था और वहाँ से ये क्वेश्चन था। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे होगा। बस इसमें कुछ नहीं है, प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनको बार बार आपको ये याद रखना है कि इनका क्रम क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित कर रहा है, तो ऑप्शन थे आपके, पहला मूल अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट उल्लेख किसमें किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना में हो जाएगा। और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था ये प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और वो भारत के समस्त नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या होगा कि राज्य का स्वयं का तो कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, अर्थात वो धर्म को लेकर के तटस्थ रहेगा, ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म की स्वतंत्रता को छीनेगा या किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करेगा। इसके लिए स्पष्ट रूप से संविधान में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25 से 28 तक हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जो क्या बना दिया गया, मूल अधिकार है। और उसका जो उद्देश्य है ये किसमें दिखाई देता है, उसका स्वरूप किसमें दिखाई देता है, संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देता है। या कहते हैं, सवाल क्या था आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कि प्रस्तावना में भारत का जो स्वरूप है राज्य व्यवस्था का वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, सॉरी किसके माध्यम से, 76 के माध्यम से, इंदिरा गांधी की सरकार में। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, तीसरा सवाल है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। तो इसमें दो शब्द पूछे हैं आपके, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष।
कब शामिल किए गए? ऑप्शन क्या क्या है आपके, एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए। एक है 41वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 43वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में पहली बार क्या किया गया? संशोधन किया गया। और पहली बार जब इसमें संशोधन किया गया तब इसमें 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से? एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष जिसे धर्मनिरपेक्ष के नाम से जानते हैं, और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। और इसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। या ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। ठीक है। और एक सवाल आपका यहाँ ये बन जाएगा कि बताइए प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अभी तक केवल प्रस्तावना में कितनी बार? 1 बार संशोधन किया गया है। वो भी कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। टेस्ट पेपर आपके पास होगा ही और मैं बता भी रहा हूं आपको, बोल भी रहा हूं क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला सवाल है आपका नंबर 5 कि निम्न नंबर 4 कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से आरंभ होती है? इसमें कह रहा है लौकिक सार्वभौमिकता। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आरंभ होती है तो देखिए कहां से आरंभ होती है, यानी कि प्रस्तावना में स्टार्टिंग वर्ड क्या है? तो इसमें दे रखे हैं प्रजातांत्रिक शब्दों से। पहला शब्द क्या दे रखा है? प्रजातांत्रिक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से। ऑप्शन सी दे रखा है आपका जनता के लोकतंत्र शब्दों से। और ऑप्शन डी दे रखा है हम भारत के लोक शब्दों से। इसका तो आंसर बहुत आसान है, सारे लोगों ने पहले ही बता दिया होगा, गैस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा? हम भारत के लोग। ठीक है, तो प्रस्तावना की शुरुआत ही कहां से होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हम भारत के लोगों का मतलब क्या हो गया? ये कह रहा है कि जो हमारे संविधान का निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? भारतीय जनता के द्वारा किया गया है। इसीलिए इसकी जो शब्दावली में जो प्राथमिक शब्द है, जो प्रथम शब्द है वो क्या है कि हम भारत के लोग, अर्थात हमारी जो जनता है उसने स्वयं के ऊपर ही क्या किया? संविधान को लागू किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया। ठीक है, तो हम भारत के लोगों का मतलब क्या है कि संविधान का जो स्रोत है, तो ये शब्द क्या है? इसके स्रोत के रूप में उपयोगी है। किसके रूप में? स्रोत के रूप में। और स्रोत के रूप में कैसे उपयोगी है कि ये बताती है कि संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो सोर्स क्या है? भारत की जनता है। हम भारत के लोग शब्दों से इसको और ज्यादा क्या मिलती है? स्पष्ट इसका उल्लेख किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, अर्थात जनता का शासन है। ठीक है, अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। चलिए नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो उद्देशिका है संविधान की, संविधान का भाग है, ये कौन से केस में कहा उसने। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, एक बार ऑप्शंस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला दे रखा है आपका यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली। ऑप्शन बी दे रखा है आपका बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ऑप्शन सी दे रखा है आपका बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और ऑप्शन डी दे रखा है आपका मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है, और गड़बड़ करने वाला कैसे है कि जब प्रस्तावना के ऊपर वाद हुआ तो एक केस आया था सबसे पहले 1960 में। उस केस का नाम था बेरुवाड़ी संघ मामला, और बेरुवाड़ी संघ मामला में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने जो धारणा व्यक्त की थी, उसने अपना जो निर्णय दिया था वो ये दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चल करके जैसे ही बात 1973 में आती है, तो 1960 में तो आपको कौन सा केस आया था, बेरुवाड़ी मामला आया था। तो बेरुवाड़ी मामले में तो क्या कह दिया, मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामले में क्या कहा, केशवानंद भारती मामला, इसमें कहा, यह आया था 1973 में। इसमें क्या किया गया कि इस केस में संविधान को, जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग माना गया, और इसी के अंतर्गत, इसी केस के अंतर्गत क्या हुआ, एक मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसका आशय था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और संविधान का भाग है इसीलिए इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो इसकी मूल भावना के खिलाफ ना हो, अर्थात इसमें सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं, ना कि नकारात्मक परिवर्तन। अर्थात इसमें जो धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय की एकता, अखंडता, समाजवादी, संप्रभुता, संपन्न जो शब्द हैं इसके, जो इसको एक लोकतांत्रिक पहचान दिलाते हैं, इसके जो उद्देश्यों को बताते हैं, इसकी समानता के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, इसके न्याय के सिद्धांतों की व्याख्या जो शब्द इसके अंतर्गत कर रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात ये कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना या प्रस्तावना के मूल भावना को आहत किए बिना इसमें क्या किया जा सकता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब देखो ये दोनों मामले ऑप्शन में है नहीं, कौन सा मामला है, अभी तक तो नाम नहीं आया। फिर क्या हुआ, 1994 में एक केस आया बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस में धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर के थोड़ा सा विवाद चला, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जोर दे करके कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब देखिए, अगर ऑप्शन में केशवानंद भारती आ जाता और बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस आ जाता, तो आपको इन दोनों में से क्या सही करना था, तब आपको लगाना था केशवानंद भारती। लेकिन इसमें केशवानंद भारती का नाम दिया नहीं है, तब आप क्या लगाओगे, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये केस 1994 में आया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, यानी कि नंबर 6। इसमें 4 शब्द दे रखे हैं ऑप्शन में,
और उनमें से बताना है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है आपका समाजवादी, ऑप्शन बी है आपका धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी है संघात्मकता। सारे लोगों ने कर भी दिया होगा इस क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी दे रखा है, प्रजातांत्रिक अर्थात लोकतांत्रिक को परिवर्तित करके इसमें क्वेश्चन में इसका शब्द में परिवर्तन कर दिया और लोकतांत्रिक की जगह पर क्या लिख दिया? प्रजातांत्रिक लिख दिया। तो समाजवादी शब्द इसके अंतर्गत है, प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, तो कौन सा नहीं है? ये वाला शब्द नहीं है। और इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? संघात्मकता प्रस्तावना का भाग नहीं है। मेरे साथ अगर आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे आपके क्वेश्चंस की जो जिनके पास पेपर नहीं है वो भी इनको एक बार सॉल्व कर लें। तब तक एक बार इंक डाल लेते हैं मार्कर में, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तावना में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। बस उसकी शर्त एक ये है कि आपको प्रस्तावना क्या करनी पड़ेगी? बहुत अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी। और अंत में जो जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वो भी बताता हूँ। देखो कहाँ से आएंगे, आपको पता लग गया होगा कि प्रस्तावना से जो सवाल आते हैं उसको आधार कैसे बनाया जाता है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसका जो आधार बनता है या तो ये बनेगा कि बताइए निम्न में से प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं, ये कौन से स्वरूप को प्रकट करती है, या किस तरीके से प्रस्तावना का जो स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत क्या है, ठीक है, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया, न्याय कौन कौन से दिए गए हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रस्तावना से पूछे जाते हैं। और जितने सवाल अभी तक यहाँ से आए हुए हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये बहुत आसान सा सवाल है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को, अभी मैंने वही बात बताई थी कि भारतीय संविधान के कुछ उद्देश्य निहित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? प्रतिबिंबित का मतलब दर्शाती है, दिखाती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका मूल अधिकार, जिन्हें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन बी दे रखा है आपका प्रस्तावना, प्रीएम्बल। ऑप्शन सी है आपका डीपीएसपी। और ऑप्शन डी है आपका संसद अर्थात पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखिए उद्देश्य पूछे गए हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या करती है? कुछ उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। और वो उद्देश्य क्या क्या हैं? अगर आपने प्रस्तावना को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसमें देखिए, एक तो ये संविधान के स्रोत के रूप में उपयोगी है। तो स्रोत क्या हो गया इसका? हम भारत के लोक शब्दों से इसका क्या चल रहा है कि भारत की जनता क्या है, इसके स्रोत के रूप में उपयोगी है कि भारत की जनता ने ही संविधान को बनाया है और अपने ऊपर लागू किया है। दूसरा, ये स्वरूप के रूप में उपयोगी है कि संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। और स्वरूप कैसा है कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात ये अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों में निर्णय लेने के लिए क्या है, मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके ऊपर ना तो किसी बाहरी शक्ति का दबाव होगा और ना ही किसी आंतरिक शक्ति का दबाव होगा। अर्थात जो भारत है वो एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी भी विदेशी राज्य के अधीन नहीं है या किसी भी आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं है जो उसको अपने मामलों में निर्णय लेने से रोक सके। दूसरा था कि भारत की राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है, समाजवादी स्वरूप है। और समाजवादी स्वरूप क्या कहता है कि भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए जितने भी लोकतांत्रिक समाजवाद की जो स्थापना की गई है उसमें क्या किया गया है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको अपनाया गया, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और समान जो कमजोर वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए या संसाधनों का समान वितरण सभी लोगों में हो, उसके लिए क्या किया गया है, समाजवाद को स्वीकार किया गया है।
तीसरा उद्देश्य है इसका पंथ निरपेक्ष होना, धर्मनिरपेक्ष होना, और इसका और उद्देश्य क्या, वो स्वरूप कैसा है, लोकतांत्रिक स्वरूप है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, और ये गणराज्य भी है। ये जो शब्द हैं ये क्या बताते हैं, इसके स्वरूप को बताते हैं कि भारत के राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। ठीक है, लोकतांत्रिक का मतलब समझ गए, गणराज्य का जो हमारा संवैधानिक मुखिया होगा वो वंशानुगत नहीं है, और वंशानुगत नहीं है तो क्या होता है, वो प्रत्येक 5 साल में 5 वर्ष में निर्वाचित होता है। तो संवैधानिक मुखिया कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। और जो हमारे संवैधानिक पद हैं उन तक किसी भी नागरिक की पहुंच हो सकती है, अर्थात कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है, बशर्ते वह राष्ट्रपति की कुछ शर्तों को, कुछ योग्यताओं को धारित करता हो। ठीक है, तो अब इसमें उद्देश्य पूछे गए हैं। अब देखिए, कोई भी राज्य व्यवस्था हो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं कि मुझे भविष्य में क्या करना है। तो उद्देश्यों की अगर चर्चा की जाए कि कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य जो आया राज्य व्यवस्था के सामने या भारतीय संविधान के सामने, वो ये आया कि हम अपने समस्त नागरिकों को क्या करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएंगे। क्या उपलब्ध करवाएंगे, न्याय। सभी में जितने भी लोग हैं भारत के अंदर, वो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। तो सभी लोगों को क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता सभी लोगों को मिले। ठीक है, और इसके अलावा एक शब्द था आपका, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। सभी लोगों की गरिमा को बनाए रखना, और एक जो अंतिम शब्द आएगा कि सभी लोगों में बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना या बंधुत्व को बढ़ाना। तो ये क्या हो जाएंगे, संविधान के उद्देश्य हो जाएंगे। और ये उद्देश्य किस में दिखाई देते हैं, हमारी प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से इनको प्रस्तावना में दिया गया है। और हमारी राज्य व्यवस्था का ये उद्देश्य है कि भविष्य में वो इन सारी चीज़ों को क्या करे, अपने संविधान में लोगों को समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से या संविधान में कुछ प्रावधान करके उनके इन उद्देश्यों की पूर्ति करे। तभी वो एक हकीकत में एक सच्चा लोकतंत्र, जिससे उस लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान होगी, जीवंतता मिलेगी, उसकी स्थापना हो सकेगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो उद्देश्य था मेरा यही था कि उद्देश्य अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, और स्वरूप पूछा जाए कि हमारी प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है, तो इस प्रकार की राज्य व्यवस्था है हमारे देश में। और इसका स्रोत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि भारत की जनता इसका स्रोत है, सोर्स है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो प्रीएम्बल इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, अब ये कथन वाले स्थान से आपका क्वेश्चन आ गया। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रीएम्बल की वीडियो देखी होगी, प्रस्तावना की वीडियो देखी होगी, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें पूछा है कि जो कथन दिया गया है ये किसका कथन है, कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली है। ये उसका कथन था, संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। ये जो चीज़ें हैं ये रटने वाली चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, जो कथन वगैरह अगर किसी ने कह दिया तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही कह दिया होगा, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ऑप्शन है आपका अंबेडकर, और चौथा ऑप्शन है आपका के.एम. मुंशी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, के.एम. मुंशी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही क्या कहा था, प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दे रखे हैं उनके क्रम को लेकर के है। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा भी है और मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए कि प्रस्तावना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, और इन 4 में से फिर आपको कूट सही करना है कि उनका कूट क्या होगा। तो पहले मैं उन कथनों को लिख देता हूं। चलिए, कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, पहला कथन क्या है आपका? प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत है। प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत है। यह हो गया आपका पहला कथन। दूसरा कथन क्या है? प्रस्तावना भारतीय गणराज्य की प्रकृति बताती है। प्रस्तावना भारतीय गणराज्य की प्रकृति बताती है। तीसरा कथन क्या है? कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्देशित करती है। संविधान के उद्देश्यों को निर्देशित करती है। और चौथा कथन है कि प्रस्तावना संविधान का ऐतिहासिक स्रोत प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक स्रोत प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो देखिए 4 कथन हैं और क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा कथन असत्य नहीं है। कौन सा या कौन से कथन असत्य नहीं है। देखिए, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, और इसको कैसे घुमाया गया कि ये जो शब्द है ना असत्य नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें सत्य कथन पूछ रहा है कि निम्न में से सत्य कथन क्या है। अगर यह पूछता कि सत्य नहीं है तब वो असत्य कथन पूछता। तो इस तरीके से इन शब्दावलियों को बहुत अच्छे से गौर से पढ़ना ताकि क्वेश्चन अलग गलत ना हो। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो देखिए इसमें प्रत्येक कथन को एक बार अच्छे से पढ़िए। पहला कथन क्या कह रहा है आपका कि प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत है। ठीक है। दूसरा कथन है प्रस्तावना भारतीय गणराज्य की प्रकृति। तो मैंने अभी डिस्क्राइब किया था पिछले क्वेश्चन में कि प्रकृति यानी कि स्वरूप बताती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, तो ऐतिहासिक स्रोत क्या है कि जिस समय प्रस्तावना को अधिनियमित, 3 शब्द प्रस्तावना के अंत में लिखे हुए हैं कि दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये जो डेट है वो क्या करती है कि इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित। तो ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है कि इस समय हमने प्रस्तावना को क्या किया, कब, 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें जो तिथि दे रखी है ये तिथि क्या करती है, इसके ऐतिहासिक स्रोत को बताती है कि प्रस्तावना कब स्वीकार की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4।
इससे आपको थोड़ा सा ये अंदाजा लग गया होगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। और जब कई बार इनमें क्या होता है कि ऐसे सवाल आ जाते हैं कि 2 ऑप्शन तो हमें मालूम रहते हैं लेकिन 2 ऑप्शन नहीं पता रहता और लगाना उनमें से ही है, तब ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो आप अपने आप सेट कर लोगे किस तरीके से क्वेश्चंस को छांटना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन पहले सेट का 10वां, कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। अब यह पूछ रहा है कि जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था, इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? यह हमारा सवाल है। स्वीकार कब किया था? तो ऑप्शंस हैं आपके 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कहां? संविधान सभा ने। और संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। लेकिन ये जो डेट दे रखी है, ये जो 29 अगस्त 1947 की डेट है, इसको इस दिन क्या हुआ था? इस दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किसका? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और 26 नवंबर वाली जो डेट है, इस समय क्या किया गया था? संविधान को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? संविधान को स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 वाली जो डेट है, इस समय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ये चारों डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पूछी कौन सी गई है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। चलिए ये हमारा पहला सेट हो गया। अब दूसरे सेट पर आते हैं कि दूसरे सेट के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? ऑप्शन ए N.A. पालकीवाला, ऑप्शन बी D.D. बसु, इनकी एक बुक चलती है संविधान की। ऑप्शन सी सुभाष कश्यप, इनकी भी बुक आती है। और ऑप्शन डी डॉक्टर K.M. मुंशी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर D.D. बसु नहीं है, सुभाष कश्यप इसलिए नहीं है क्योंकि इनका कथन था कि अगर प्रस्तावना नींव है, आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये कथन किसका था? सुभाष कश्यप का था। K.M. मुंशी का क्या था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये कथन किसका था? K.M. मुंशी का था। लेकिन ये बात किसने कही कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? इसका आंसर सही हो जाएगा N.A. पालकीवाला। ठीक है, और ये भी यूपीएससी में एक बार पूछा गया है। और जब आप M. लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक्स पढ़ोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही इस प्रस्तावना के परिचय में ही ये बात इन्होंने कही है और इनके बारे में वहाँ उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कथन वाले सवाल फिर आ गए आपके, और इनमें फिर से आपको कूट का चयन करना है कि निम्न में से कौन सा कूट होगा। तो देखिए कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, और पहला कथन क्या है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। कथन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं। तो एक एक करके देखिए। अब इसके कूट आ जाएंगे। कूट में आपको देखना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका एक, सॉरी इसमें तीसरा कथन और है आपका एक और। तीसरा कथन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। ठीक है, देखिए अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 1 और 3। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 और 3। और ऑप्शन 3 है आपका ऑप्शन सी 1 और 2। और ऑप्शन डी था आपका 1, 2 और 3। देखिए समझिए इस सवाल को। देखो सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका का था। तो अमेरिका के संविधान में क्या किया गया? प्रस्तावना को शामिल किया गया था सबसे पहली बार। तो यह कथन सत्य हो जाएगा। और अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने का विचार भी किस देश के संविधान से आया? अमेरिकी संविधान से आया। अमेरिका से ही हमने किसका विचार लिया? प्रस्तावना का विचार लिया। लेकिन जब सवाल यह पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश के संविधान से ली है, तो प्रस्तावना की जो भाषा हो जाएगी वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या ली है? प्रस्तावना की भाषा स्वीकार की है। और प्रस्तावना का जब विचार पूछा जाए कि इसका विचार हमने कहां से लिया, तब ये अमेरिका से। तो पहला क्वेश्चन, पहला कथन जो आपका दे रखा है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया, ये कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा तो सत्य है ही, आपको अभी देख चुके हैं आप लोग कि नेहरू ने क्या किया था? 13 दिसंबर 1946 को इसको कहां पेश किया था? संविधान सभा में पेश किया था। और आगे चल करके फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार भी कर लिया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बना? संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। और संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है? आधारित है। ठीक है। तीसरा कथन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। तो यह कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। देख लिया था आपने कि इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3।
चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। सवाल है आपका, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो देखिए 3 प्रकार का तो न्याय है आपका, कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और जो स्वतंत्रता है वो आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन एक बार ऑप्शंस भी आप लोग देख लीजिए, 1 3 4 5, 1 3 4, ऑप्शन डी 5। तो 5 कौन कौन सी, तो सबसे पहले अगर आप प्रस्तावना को पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है दूसरे पैराग्राफ में कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 स्वतंत्रताएं आपको किसके माध्यम से मिली हुई हैं, प्रस्तावना के माध्यम से। और प्रस्तावना में इन 5 स्वतंत्रताओं का स्पष्ट वर्णन किया गया है। जब सवाल ये पूछा जाए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। विचार का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने मन में कैसा भी विचार ला सकता है, कुछ भी सोच सकता है। दूसरी स्वतंत्रता है कि जो विचार उसके मन में आया उसको वो अभिव्यक्त कर सकता है, सामने वाले को बता सकता है, बोल सकता है। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, प्रेस के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। तो अभिव्यक्त यानी कि कोई व्यक्ति अपने विचारों को किस माध्यम से अभिव्यक्त करेगा, इसकी स्वतंत्रता भी किस में निहित है, प्रस्तावना में निहित है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है और 3 प्रकार का न्याय दे रखा है। तो न्याय कौन कौन सा है, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है और 1 प्रकार की बंधुता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रहेंगी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है, 5 प्रकार की। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान में दिया गया आमुख, आमुख का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल ही होता है, प्रस्तावना होता है। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में दिया गया आमुख, इस सवाल को पूरा लिखना पड़ेगा। संविधान में दिया गया आमुख अर्थात प्रस्तावना। कथन वाले क्वेश्चन है ये। पहला कथन है न्यायालय में लागू नहीं होता है। न्यायालय में लागू नहीं होता। दूसरा कथन है आपका महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तीसरा कथन है आपका शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। और चौथा कथन है आपका कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता, कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। और इसमें पूछा गया है कि इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए और ऑप्शन ए है आपका 1 और 2, ऑप्शन बी है आपका 1 और 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। तो देखिए प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता, ये कथन सही है। ये महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, ये भी कथन सही है। ये शासन के उद्देश्यों को बताती है, कौन कौन से उद्देश्य होंगे। और जहाँ पर संविधान मौन होता है वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रस्तावना का सहारा लेता है और उसके
अर्थ निर्णय में या उसका अर्थ निकालने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहायता प्रदान करती है। इसलिए क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या आता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आया है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि ये पूछा है कि नंबर 4 हो गया आपका, ये 5 है। नंबर 5 कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, यानी कि जो जितने भी केस आए उन केसों में से प्रस्तावना को मौलिक संरचना का भाग किस केस में स्वीकार किया है। तो अभी मैंने चर्चा की थी कि मौलिक संरचना या मूल ढांचे का भाग इसको कौन से केस में स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन में दे रखा है बेरुवाड़ी मामला। तो बेरुवाड़ी मामला तो था ही नहीं, क्योंकि बेरुवाड़ी मामले में तो इसमें संविधान में भाग ही नहीं माना था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी था आपका ए.के. गोपालन विवाद। तो ए.के. गोपालन विवाद की तो मैंने कभी चर्चा ही नहीं की, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी था आपका प्रिवी पर्स विवाद, ये अलग मामला है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी आ जाएगा आपका केशवानंद भारती मामला। तो केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को क्या किया गया, संविधान के मूल ढांचे का भाग स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, अब रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 6 की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो जोड़े गए थे, ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, तो आपको मालूम है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में दिए गए शब्दों को क्रम से स्थापित कीजिए। तो जो शब्द दे रखे हैं उनको क्रम से स्थापित करना है। तो शब्द कौन कौन से दे रहे, देखिए पहला शब्द है आपका समता, दूसरा शब्द है बंधुत्व, तीसरा शब्द है आपका स्वतंत्रता और चौथा शब्द है आपका समाजवादी और पांचवा शब्द है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और छठवां जो शब्द है वो है आपका न्याय। अगर प्रस्तावना आपने अच्छे तरीके से याद की है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि देखिए अब इसमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं प्रस्तावना को बोलने की एक बार कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये वर्ड आपका यहाँ दे रखा है। तो पहले क्रम पर क्या आ जाएगा आपका, पांचवा आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी, तो 5 के बाद 4 आ जाएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो फिर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब न्याय आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, देखिए न्याय के बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर क्या आ जाएगा आपका तीसरा वर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में आ जाएगा आपका और समता, यानी कि किसकी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तब 1 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में बंधुत्व आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या दे रखा है, सी दे रखा है, और सी में इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले, और ये किससे कंप्लीट होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, जब आपको प्रस्तावना बहुत अच्छे से याद होगी, शब्दों का क्रम पता होगा। तो देखिए प्रस्तावना से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा, बस शर्त इतनी सी है कि आपको एक बार प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ना होगा और बिना पढ़े आप इसके कोई भी क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। देखिए अगला सवाल क्या दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नंबर 8, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 की प्रस्तावना में शामिल नहीं था।
तो 1975 की प्रस्तावना की बात कर रहा है ये। 1975 की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द शामिल नहीं था? तो देखिए ये कह रहा है कि जब प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया उससे पहले कौन सा संविधान तो आप इस याद रखिए, बेसिक सा सवाल है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन बी क्या है आपका समता, ऑप्शन सी क्या है आपका बंधुत्व, और ऑप्शन डी है अखंडता। बहुत आसान सवाल है। अगर आपको पता है कि 1975 में तो कोई संशोधन नहीं हुआ है, संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ है। तो 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े थे, कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो ये अखंडता शब्द ही 1975 की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। अगला लास्ट क्वेश्चन है सेकंड सेट का आपका, कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, नंबर 9, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो अभी आपने देखा था कि प्रस्तावना में, मैं एक बार ऑप्शन दे रहा हूं, 3, 4, 1, ऑप्शन बी 3, 5, 2, ऑप्शन सी 3, 5, 1 और ऑप्शन डी 3, 2 और 5। इसमें पूछा न्याय, तो न्याय कितने प्रकार का दे रखा है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रखी है? 5 प्रकार की। और बंधुत्व कितने? 1 प्रकार का। ठीक है, तो एक बार बंधुत्व और 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3:5:1। इस तरीके के सवाल भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो सेट 2 क्लियर हो गया। अब अपने बात करते हैं सेट 3 की। तो सेट 3 का जो पहला सवाल है, अब इनको मैं मुंह जुबानी बोलूंगा और आप खुद इनके आंसर देंगे। तो देखिए सेट 3 का पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को, पहला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है ये कहां से लिया गया है? ठीक है, तो ये जो 3 शब्द हैं प्रस्तावना में, ये कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कहां से? फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1799 के मध्य में। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपका कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस न्याय का वर्णन नहीं है? आपको पता है इसमें ऑप्शन क्या है? तो किस न्याय का वर्णन नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो स्पष्ट है, उसमें क्लियर तरीके से लिखा है कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। धार्मिक न्याय नहीं है बल्कि धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976 में हुआ। तो उसका आंसर क्या सही हो जाएगा? 1976 हो जाएगा, ऑप्शन डी। चौथा सवाल है आपका कि प्रस्तावना के संदर्भ में यह कथन किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 5वें सवाल पर आते हैं। ये फिर से जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन क्वेश्चन में 2 शब्द दे रखे हैं। और 2 शब्द कौन से हैं? एक तो दे रखा है समाजवाद, दूसरा दे रखा है ग्राम स्वराज, तीसरा है आपका पंथ निरपेक्षता और ऑप्शन 4 है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1 व 3, ऑप्शन सी 1, 2, 4 और ऑप्शन डी 2, 3, 4। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द इसमें जोड़े गए?
76 में ये क्वेश्चन था आपका। तो देखिए इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो एक तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और एक पंथनिरपेक्षता जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता, तीसरा अखंडता इसमें है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या है अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। सबको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये फिर से आपका क्या आ गया है, शब्दों से आ गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा सही क्रम है। तो देखिए फिर से सही क्रम पूछा गया है प्रस्तावना के संदर्भ में। सही क्रम क्या है, इसमें शब्द दे रखे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है आपका गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें क्या है कि सारे शब्दों को कुछ एक को छोड़ के उनकी भाषा ही बदल दी गई है। ऑप्शन बी है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी है आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो देखिए इसमें अगर आपने अच्छे तरीके से प्रस्तावना के शब्दों के ऊपर विचार किया होगा तो गणतंत्र, जनवादी ये तो होगा ही नहीं, क्रम पूछा है इसने शब्दों का। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न से शुरू हो रहा है। तो देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, इसके बाद में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, जनवादी दे रखा है, जनवादी का मतलब दे रखा है लोकतांत्रिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो जनवादी का मतलब क्या होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे और इसका एक ही उपाय है कि प्रस्तावना को बार बार पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो सीधी सी बात है, उद्देश्य का में उनके सारे मत दिखाई देते हैं, उनका पूरा दर्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये कथन सही है। कथन नंबर 2 दे रखा है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये गलत है, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो एक सही हो जाएगा। और क्या सही है कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति प्रस्तावना में जो चीज़ें दी गई हैं उनको क्या नहीं करवा सकता, लागू नहीं करवा सकता। लास्ट क्वेश्चन है आपका
कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? ठीक है, जब संविधान लागू किया गया था। कुछ नहीं है, शब्दों को घुमाते हैं बस, और सेम पैटर्न अपना रखा है सारे क्वेश्चंस का। जब संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन है आपका लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और ऑप्शन डी है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो देखिए ये पूछ रहा है कि प्रस्तावना निम्न में से क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी ठीक है कि भाई लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो था उस समय, लेकिन इसके आगे एक शब्द और जुड़ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये शब्द भी प्रस्तावना में शामिल था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं आया फिर आपका ऑप्शन बी में एक शब्द रह गया धर्मनिरपेक्ष, इसमें एक शब्द और दे रखा है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि धर्मनिरपेक्ष तो बाद में जोड़ा गया। इसमें कब जोड़ा गया? 1976 में। इसमें क्या दे रखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि 26 जनवरी को भारतीय प्रस्तावना में जो भारत की सही वस्तु स्थिति थी गणतंत्र की, वो क्या थी कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसकी प्रस्तावना की जो भाषा थी वो क्या थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये थी। ठीक है, और ये वाली जो वस्तु स्थिति है ये क्या है? ये वर्तमान में है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। ठीक है, ये वर्तमान में हो गई। और ये वस्तु स्थिति कब थी? जब संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया था या संविधान लागू किया गया था उस समय। तो 1975 तक के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि 1975 तक भारत की वस्तु स्थिति क्या थी, तो ये वाली बताना। और 1976 में जब संविधान संशोधन किया गया तब इसमें ये शब्द जोड़ दिए गए और इसकी भाषा परिवर्तित हो गई। तो ये था आपका आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। और नेक्स्ट टेस्ट का आप वेट कीजिए, कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है। और इसी तरीके से आपके सारे टेस्ट का सॉल्यूशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इन सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू, धन्यवाद।